अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम एक अप्रोच के हवाले से डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच। ठीक है जी। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आखिर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक क्या है। देखिए, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ही तरीका है, प्रोजेक्ट को अप्रेज करने का ही तरीका है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का तरीका आपके सवाल के दो हिस्से कर देता है या उसको दो पोर्शंस में ब्रेक कर देता है। स्टेप वन में कुछ चीजें और स्टेप टू में कुछ चीजें कैलकुलेट करवाकर और उनको एडअप करवाता है। अगर आपके पास कोई भी सवाल ऐसा आएगा जो आपने एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक से करना है, तो सवाल में स्टेप नंबर वन, पहला जो आपका स्टेप होगा, जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, वो क्या होगा? Calculate the base case net present value. We initially assume that the project is 100% equity financed. सबसे पहला जो आपका मरहला होगा ना, वो ये होगा कि आप एक चीज कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम है बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस करे हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि आपके पास जो है वो आप प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक को यूज कर कर अपनी डिस्काउंटिंग करते हो। कुछ एलिमेंट आपका होता है जो डेट का होता है, कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो इक्विटी से रिलेट करता है। लेकिन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक आपको ये कहती है कि सबसे पहला काम आप ये करना कि आप एज्यूम कर लो कि कोई अगर 100% इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट है ना, उसकी इवैल्यूएशन करो। यानी कि एक्स वाई जेड जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ये कंसिडर करो कि देयर इज नो डेट, आप ये कंसिडर करो कि देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्क। आप ये एज्यूम कर कर चलो कि लेट से आप जो भी नया प्रोजेक्ट जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसकी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, वो 100% इक्विटी से फाइनेंस किया हुआ प्रोजेक्ट है। अब ये पहला मरहला होता है। अच्छा सर, इसका फायदा क्या होगा? यानी कि आप ये जो हमें कह रहे हो कि आप वैक से डिस्काउंटिंग ना करो बल्कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू को लेकर उसकी डिस्काउंटिंग करी जाए, तो आखिर हमें क्या फायदा मिलेगा? इस अप्रोच के तहत होता यह है कि इनिशियली स्टेप नंबर वन में आप जब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप ये देख लेते हो कि अगर 100% इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट होता तो क्या होता। फिर जब हम स्टेप नंबर टू में आएंगे तो हम ये देखते हैं कि अब फाइनेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या है। तो स्टेप नंबर वन क्या करोगे? देखें, अगर आपका एपीवी का सवाल है, पहले आप स्टेप्स को फॉलो कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस अप्रोच का क्या फायदा है। स्टेप नंबर वन क्या है? स्टेप नंबर वन इज कैलकुलेट द बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू। वी इनिशियली एज्यूम दैट द प्रोजेक्ट इज 100% इक्विटी फाइनेंस। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं वो 100% इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग से आई है। यानी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वो 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है। अब इसमें कुछ की बातें हैं, कुछ की चीजें हैं। पहली बात, ड्राफ्ट ऑल प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। जिस तरह से नॉर्मली आप प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करते हो, ईयर जीरो पर इन्वेस्टमेंट होती है, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर आगे आ रहा होता है, इसी तरह से आप कैश फ्लोज को सवाल के डेटा को पढ़ते हुए ड्राफ्ट कर लोगे। ये पहला काम हो जाएगा। डिस्काउंट द कैश फ्लोज यूजिंग अनगेयर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब सर, ये अनगेयर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? दो तरह का कॉस्ट ऑफ इक्विटी होते हैं, दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होते हैं। एक कहलाता है अनगेयर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अनगेयर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब यह है कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क का कोई एलिमेंट इनबिल्ट नहीं किया। देखें, दो तरह के रिस्क होते थे ना, एक है बिजनेस रिस्क, एक है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क बिजनेस से पर्टेन करता था। फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होता था जो अगर कंपनी उधार लेती है, डेट लेती है, तो उसकी वजह से अराइज होता है। तो यहां पर आप अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते हो, यानी कि आप ये एज्यूम कर कर चल रहे होते हो कि मैंने जो प्रोजेक्ट में फंडिंग फाइनेंसिंग करी है वो ऑल इक्विटी है, कोई उधार नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। तो मैं अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी को यूज करूंगा प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करने के लिए। सर, लेकिन अगर सवाल में ऐसा लिखा हुआ हो कि हमने उसकी फंडिंग डेट से की है, फिर भी अगर आपके सवाल में लिखा हुआ होगा कि आप एक प्रोजेक्ट में 2.5 लाख डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, 250 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें से 200 मिलियन इक्विटी वाले हैं, 50 मिलियन डेट वाले हैं, फिर भी आप इनिशियली क्या एज्यूम करोगे? इनिशियल एजम्पशन आपकी ये होगी कि ये 250 मिलियन पूरे के पूरे इक्विटी से ही फंड हुए हैं।
यानी कि वो जो डेट वाला इम्पैक्ट है ना, डेट की कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं आएगी। अब अगर हमें अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए तो हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। नंबर वन है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है उसका फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम। जनरली सवालात में हम बीटा की जगह बीटा इक्विटी का इस्तेमाल कर रहे होते थे। हम बीटा इक्विटी का क्यों इस्तेमाल कर रहे होते थे? हम बीटा इक्विटी का इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में भी हम इन्वेस्टमेंट करें उसका बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क होता था। लेकिन अगर सवाल एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है तो इनिशियली क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है, तो हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जब यूज करेंगे तो हम बीटा इक्विटी यूज नहीं करेंगे, हम बीटा एसेट यूज करेंगे। ये पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, एम एंड एम प्रोपोजिशन, एम एंड एम मॉडिग्लानी एंड मिलर प्रोपोजिशन, ये भी एक फॉर्मूला है जो कि गेड और अनगेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लिंक करता है। इन दोनों फॉर्मूले को मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन स्टेप वन क्या हुआ? स्टेप वन ये हो गया कि आपने जो भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज होंगे उनकी डिस्काउंटिंग करनी होगी, लेकिन डिस्काउंटिंग के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इस्तेमाल किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन सा वाला? अनगेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इस्तेमाल किया जाएगा। और दो तरह से ये सवाल आपसे कैलकुलेट करवा सकता है, या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से या एम एंड एम प्रोपोजिशन से। स्टेप नंबर टू में सर क्या करेंगे? स्टेप नंबर टू होगा कैलकुलेट ऑल फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स। यानी कि देखिए एपीवी की अप्रोच ने आपके सवाल के दो हिस्से कर दिए। पहले उसने बोला एज्यूम करो अगर 100% इक्विटी फाइनेंस ये प्रोजेक्ट होता तो एनपीवी क्या बनती है, उसको इसने कहा कि मैं बेस केस एनपीवी का नाम देता हूं। फिर उसने ये कहा कि अब फाइनेंसिंग के जो साइड इफेक्ट्स है ना वो कैलकुलेट करो। फाइनेंसिंग के साइड इफेक्ट्स कैसे होंगे आपके सवाल में? मिसाल के तौर पे लेट से आपने डेट लिया। अब अगर मैं लेट से एक प्रोजेक्ट है उसकी डेट से, उधार से, लोन से फंडिंग फाइनेंसिंग कर रहा हूं, तो उसके लोन या उधार से फंडिंग फाइनेंसिंग करने के बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। नंबर वन, मुझे इशू कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इशू कॉस्ट क्या होती है? इशू कॉस्ट आप यूं समझ लें कि लेट से मैं बैंक से 100 मिलियन का उधार लेने गया, तो बैंक ने बोला कि 100 मिलियन पर 1% बैंक चार्जेस होंगे। ठीक है, ये एक इशू कॉस्ट का इम्पैक्ट है। यानी कि अगर मैं फंडिंग या फाइनेंसिंग करूंगा और लेट से डेट से करूंगा तो एक चीज जो मुझे पे करनी पड़ेगी वो इशू कॉस्ट है, उसका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। नंबर टू, अगर मैं इंटरेस्ट जो है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ, लेट से ये प्रोजेक्ट इक्विटी फाइनेंस नहीं था, ये डेट फाइनेंस था, पहले तो हमने एज्यूम किया था ना। अब हम डेट के इम्पैक्ट्स देखते हैं, डेट की वजह से क्या क्या फायदे नुकसान हो रहे हैं। तो जब मैं कहीं से लोन लेता हूँ, लोन पर इंटरेस्ट पे करता हूँ, इंटरेस्ट जो है वो टैक्स वाला एज अलाउेबल एक्सपेंस काउंट करता है। जब वो अलाउेबल एक्सपेंस काउंट करता है तो मुझे जो है वो टैक्स कम पे करना पड़ता है। ये इम्पैक्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट इक्विटी से फाइनेंस नहीं कर रहा और उधार लेकर फाइनेंस कर रहा हूँ तो उधार लेने का एक फायदा है। वो फायदा क्या है? मुझे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह के कुछ फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स होंगे जिसके आप इम्पैक्ट लोगे। अभी हम एक प्रॉपर जब सवाल करेंगे ना तो उसमें आपको समझ आएगा कि फाइनेंसिंग के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर एक और इम्पैक्ट हो सकता है सब्सिडाइज लोन का। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करते हो तो आपको लोन सब्सिडाइज्ड रेट पर मिल जाता है। सब्सिडाइज रेट का मतलब ये है कि लेट से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हो तो आम हालात में लोन जो 10% पर है हम आपको 7% पर देंगे। तो क्या हो गया? आपकी सेविंग हो गई। ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। अच्छा, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और स्टेप नंबर थ्री जो आपका फाइनल स्टेप होगा वो ये होगा कि स्टेप नंबर वन और टू के आंसर को ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कहोगे। ठीक है ना? यानी कि आपने पहले बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी, जिसका मतलब है कि वो 100% इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट होता है तो क्या रिजल्ट होते हैं। उसमें फिर जितने भी फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स हैं वो अलग से कैलकुलेट करे और उन दोनों को फिर क्लब अप कर दिया। जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले आपको हो सकता है कि इस्तेमाल करने हो। एक आपके पास बीटा एसेट और बीटा इक्विटी को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है। बीटा एसेट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्विटी। सर ये फॉर्मूला जो आप कह रहे हो, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा होगा? जैसे कि मैंने कहा कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के लिए बीटा इक्विटी की जगह बीटा एसेट की जरूरत होगी। तो हो सकता है कि किसी सिमिलर कंपनी का या आपकी ही कंपनी का बीटा इक्विटी दिया हुआ हो,
तो आपको उसको अनगियर कर कर उससे बीटा एसेट कैलकुलेट करना होगा। दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है, जो कि है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बीटा बीटा एसेट होगा। वैसे बीटा इक्विटी होता है जनरली, लेकिन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे होगे यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो बीटा बीटा एसेट होगा, बीटा इक्विटी नहीं होगा। फिर रिस्क प्रीमियम, कभी कभार सवाल में रिस्क प्रीमियम दिया हुआ होगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ होगा। तो रिस्क प्रीमियम जो होता है वो इफेक्टिवली मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। हो सकता है आपके सवाल में रिस्क प्रीमियम दिया हुआ हो और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ना दिया हुआ हो, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद मॉडिग्लानी एंड मिलर प्रोपोजिशन 2 का फॉर्मूला। हो सकता है कि आपके सवाल में एम एंड एम प्रोपोजिशन को यूज करवाकर अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट किया जा रहा हो। तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, लेकिन इस फॉर्मूले को और इसके कंपोनेंट्स को और इसकी कैलकुलेशन को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आपका के ई गेयर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, के ई आई अनगेयर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और आगे आप देख रहे होंगे कि वो वी डी और वीई जो है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट है, टी जो है वो टैक्स रेट है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपसे अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करवाया जा रहा हो, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। इसके बाद एक छोटी सी मैंने एग्जाम्पल बना दी है, और जब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स होंगी। देखिए मैंने एग्जाम्पल में आपको ये बता दिया कि लेट से सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन में करना होगा ना, वो नॉर्मल जिस तरह का एनपीवी का सवाल होता है इसी तरह से अपने कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने होंगे। सेल्स रेवेन्यू होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स के खर्चे होंगे, कोई टैक्स वैक्स एक्स वाई जेड सारी चीजें होंगी। नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। नेट कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करोगे यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड इस चीज का ख्याल रखोगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए अगर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज हो रहा है तो बीटा एसिड हुआ है यूज उसमें। तो आपके पास लेट से अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क प्रीमियम, बीटा एसिड दिया हुआ है, तो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.50% कैलकुलेट किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। आपने सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया, आपकी जो वैल्यू आई 195, उसको हम कहते हैं बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू हम इसको कहते हैं, इसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंपैक्ट्स को अभी एडजस्ट करना होता है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू पर आने के लिए। फिर आप फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स लोगे, उसमें इशू कॉस्ट हो सकती है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन टैक्स हो सकता है। सर इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। अब मैं जब इसकी एक एग्जांपल प्रॉपर पास पेपर पूरा का पूरा करूंगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। तो आप इसके इम्पैक्ट्स ले लें, लेट से 50 के हैं, तो आपकी जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है ना वो 245 है। अच्छा सर इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो 50 के। अच्छा इसमें देखें आपके पास इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आप फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स के इसमें इम्पैक्ट्स लेंगे। इशू कॉस्ट जो है वो क्योंकि आप पे करते हो तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, -40। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड यानी कि इंटरेस्ट की वजह से जो आपकी टैक्स की सेविंग्स हुई उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10 रुपए है, -30 टोटल इम्पैक्ट आया, तो आपकी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू +165। अच्छा यहाँ पर ये छोटी सी एक एग्जांपल थी। बहरहाल मुख्तसर तौर पर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। इसकी एक प्रॉपर हम एग्जांपल लेंगे जिसमें हम इस मेथड को अप्लाई करना इंशाल्लाह पास पेपर्स के ज़रिए सीखते हैं। आप इस अप्रोच को नोट कर लें। अच्छा सर ये अप्रोच जब यूज़ करनी होगी तो क्या क्वेश्चन में कोई हिंट होगी? जी हाँ। या तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कह देगा कि यूज़ एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, तो आप ये मेथड यूज़ करोगे, या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेट फाइनेंस हो और कहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन में हिंट हो कि हम एवेल्युएशन के लिए ये चाह रहे हैं कि जितने भी फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स हैं वो अलग से, और जो मेन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है वो अलग से दिखाई जा रही है। बहरहाल अब हम इसके जब पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें और ज़्यादा मज़ीद क्लैरिटी हासिल होगी। इस वीडियो के लिए जो स्टेप्स हैं इसको ज़रूर नोट कर लें, फिर हम एक पास पेपर के थ्रू पूरी प्रॉपर एग्जांपल, हर चीज़ की कैलकुलेशन, कैसे कोई वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है, सब डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लें इन सारी चीज़ों को, और फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।